अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसे कि इसका नाम आपको बता रहा है, इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, पोटेंशियल का मतलब हो गया एनर्जी। तो एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। अब ये मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, सेम वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल। उसके हर पॉइंट पे, सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। अच्छा, उसके बाद आप ये कहते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और जो फील्ड है वो हमेशा एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का बनाती है। अब सरफेस और फील्ड की बात क्या है, मैं इसको आपको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अगर हम ये मेरे पास सपोज कर लेते हैं कि अर्थ है, ठीक है, या मैं इसको कह देता हूं ग्राउंड है मेरे पास, अभी जमीन है और जमीन के ऊपर मेरे पास एक मैस रखा हुआ है जो कि है एम, और मैं इसको उठा के यहां से यहां पर लेके चला गया इस एम को। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये जो हाइट है, ये हाइट है मेरे पास कितनी है, इसको मैं सपोज कर लेता हूं 2 मीटर की हाइट है, और ये जो मैस है इसको मैं सपोज कर लेता हूं ये 1 kg है, जरा वैल्यू बताने के लिए। तो मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालूं तो वो फॉर्मूला होता है mgh। तो अब m हमारे पास कितना है 1, g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, और हाइट मेरे पास कितनी है 2 है। सो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 20 जूल आ जाएगा। अच्छा, ये बात देखिए, ये 20 जूल जो आया, अगर मैं इसको यहां से इधर लेके जाऊं 2 मीटर की हाइट पर, तो फिर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? आप बोलेंगे सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि मैस सेम है, हाइट सेम है, g की वैल्यू वही है, उसी हाइट पे लेके जा रहा हूं। अगर मैं यहां से इसको इस हाइट पर लेके जाऊं 2 मीटर की हाइट पे, तो आप बोलेंगे तब भी पोटेंशियल सेम होगा। तो इस 2 मीटर की हाइट पर ये जो मैंने सरफेस बनाई है, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, दिस इज द सरफेस। इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। और हम ये बात जानते हैं कि इस वक्त जो फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, वो मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैं जानता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड हर चीज को कहां खींच रही है? नीचे की जानिब। तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नीचे की जानिब होगी, एरो में नीचे की जानिब बनाऊंगा ऐसे। और ये जो मैंने सरफेस बनाई है, ये सरफेस और ये जो फील्ड है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रही है? 90 डिग्री से एंगल बन रहा है। देख रहे हैं आप? ये मतलब होता है जो मैंने यहां पर लिखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, और जो फील्ड होती है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या इन दोनों के दरमियान हम क्या बोलते हैं? एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना चाहिए। इसी तरीके से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेनिफिट हमें मिलता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेनिफिट ये है कि वी आर रिक्वायर्ड नो वर्क। हमें किसी किस्म की कोई एनर्जी, कोई वर्क देने की जरूरत नहीं है टू मूव ए चार्ज पार्टिकल, कि हमें चार्ज पार्टिकल को मूव करें किस पर? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो याद रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए हमें कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती। अभी बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जनाब एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पोटेंशियल सेम हो, उस पर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और उसकी मूवमेंट के लिए हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास इसकी कुछ मिसालें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के अंदर बोर की थ्योरी पढ़ी, जो कि हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाते हैं, चैप्टर नंबर 18 के अंदर। तो बोर की थ्योरी का जो पोस्टुलेट है, बोर ने ये सपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो ना वो एनर्जी देता है और ना एनर्जी देता है, ना वो एनर्जी देता है, मतलब उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो as far as the electron is revolving in an orbit, its total energy remains constant। तो इलेक्ट्रॉन जो कि उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसको किसी किस्म की कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है उसकी मूवमेंट के लिए। और यही वजह थी कि जब हमने इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम जब लिया था, जो इमिशन स्पेक्ट्रम बेसिकली हम स्टडी करते हैं, तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम लाइट स्पेक्ट्रम था, जो इस बात का सबूत था। लाइट स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि जो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन के पास है, वो एनर्जी कम या ज्यादा नहीं हो रही, और अगर वो एनर्जी गुजरने के साथ साथ तब्दील नहीं हो रही, तो मिलने वाला स्पेक्ट्रम लाइट स्पेक्ट्रम होता है, जिसका मतलब ये होता है कि टोटल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। सो क्या मैं कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन मेरे पास हो सकती है कि मैं कहूं कि जी इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट बट इट रिक्वायर्ड नो एनर्जी,
So I can explain this phenomena if I can keep the concept of equipotential surface. So I can suppose कि वो जो orbit है in which the electron is revolving, वो जो orbit है that orbit is the equipotential surface. वो जो orbit है उसके हर point पे potential की वैल्यू same है, so that कि चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए मुझे किसी किस्म का कोई बल देना नहीं पड़ता। मैं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप आपको दिखा देता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सिंगल चार्ज के लिए कुछ इसी और तरह होती है, और अगर दो चार्ज पार्टिकल मतलब दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो तो उनके लिए कुछ और होगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की शक्ल कुछ और होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो जरूरी नहीं है, जिस तरह मैंने अभी बहुत एग्जांपल दी कि वो सर्कुलर हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई कर्व हो सकता है, कोई स्ट्रेट लाइन हो सकती है, इट कैन हैव एनी शेप, राइट। अभी इसको मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देख रहे हैं, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो ब्लैक से एरोज बने हुए हैं, ये सारे एक खास यानी यूनिफॉर्म शेप बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेंटर में जो मैंने पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है और उसके अराउंड कुछ डिस्टेंस पे में ये डॉटेड रेड सर्कल्स जो हैं, ये रेड सर्कल बेसिकली इस पॉजिटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेड सर्कल हैं ये क्या है, ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसकी शक्ल बिल्कुल क्या है, एक सर्कल की तरह है। या अगर 3D में मैं बात करूं तो इसको मैं एक स्फीयर भी कह सकता हूँ, राइट। 2D के अंदर ये एक सर्कल है, लेकिन 3D के अंदर this is no more a circle, this will become a sphere. So this dotted line, this dotted curve represent an equipotential surface, जिसका मतलब ये हुआ कि इसके किसी भी दो पॉइंट के ऊपर, वो देखिए बता रहे हैं दो पॉइंट लिए A और B, और वो आपसे कहना चाहता है कि इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है, वो सेम है हमारे पास, राइट। इसी तरीके से ये एक तस्वीर है, इसके अंदर ये डॉटेड जो कर्व नजर आ रहा है पहला वाला, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये जो दूसरा डॉटेड कर्व है जो सबसे आखिर में बनाया हुआ है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो लाइन ऑफ फोर्स आप देख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, तो एरो बाहर की जानिब है। और फील्ड पे कोई भी मैं जगह ले लूं, मिसाल के तौर पे हम ये बात जानते हैं कि सर्कल का जो छोटा सा हिस्सा होता है वो किसके तौर पे ट्रीट किया जाता है, वो एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। सो अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से एक सर्कल बना लेता हूं, तो मुझे बताइए जो मैंने रेड से मैंने एक लाइन बनाई है, सर्कल के ऊपर जो लाइन बनाई है, इस लाइन को अगर आप देखें तो ये जो लाइन रेड मैंने बनाई है और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो एरो जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कितने का एंगल बना रहे हैं, ये 90 डिग्रीज बना रहे हैं। तो सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा कैन बी ट्रीटेड एज स्ट्रेट लाइन। सो उस स्ट्रेट लाइन को मैंने रेड से खुद बना दिया, ठीक है। सो हमें बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, यानी फील्ड की जो डायरेक्शन है और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा एक दूसरे पर क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इसी तरीके से हम कुछ और शेप्स को भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं, ये देखिए ये कुछ चार्ज पार्टिकल है। मिसाल के तौर पे ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये यानी यहाँ बहुत सारे एक सरफेस जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है। ये एक सरफेस है जिसकी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव सरफेस अब इस सरफेस में जो नेगेटिव है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव सरफेस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। सो ये जो पॉजिटिव जो हमारे पास एक सरफेस है जिसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, आप देख सकते हैं कि इसके अराउंड ये जो लाइन नजर आ रही है, ये लाइन है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बाकी ये जो सारे एरो वाले हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, इसी वजह से जो सरफेसेस जो बन रही हैं, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही हैं, वो भी बहुत डिफरेंट शेप की है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपको ये सब बातें नजर आ रही होंगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस लेकर गया, फिर यहाँ से कर्व किया, एक बार फिर कर्व किया, फिर यहाँ से कर्व करके इस तरीके से बनाता हुआ जा रहा है, नजर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप शेप, ये किस तरीके से। तो ये सारी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। इसी तरीके से ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो ये बनाई हुई है। इन तीनों चार्ज सरफेसेस की वजह से ये एंड में बिल्कुल आउटर में ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बने, 1 2 3, इन तीनों की वजह से। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफरेंट शेप्स बनाती हैं
और इन जगहों पर तमाम पॉइंट्स पर जो हमारे पास एनर्जी है, जो वर्क है, उसकी वैल्यू सेम होती है। ओके, तो इन पॉइंट पर एक चार्ज को मूव कराने के लिए हमें किसी किस्म की वर्क की जरूरत नहीं पड़ती, एंड दैट कैन एक्सप्लेन बेसिकली डिफरेंट शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। हम अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने ऑर्बिटल्स पढ़े होते हैं। हमने एस ऑर्बिटल पढ़ा होता है, पी पढ़ा होता है, डी एफ पढ़ा होता है। एस ऑर्बिटल हम स्फेरिकल बताते हैं, तो स्फेरिकल शेप जो है वो एस ऑर्बिटल जो है इट कैन हैव, इट इज बेसिकली एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो पी ऑर्बिटल है उस पी ऑर्बिटल की शेप जो है वो डबल शेप होती है। दैट डबल शेप बेसिकली एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ डबल शेप। ये बिकॉज ऑफ द डिफरेंट चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन किसी जगह पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाती है वो इस तरह की होती है, राइट। तो वो जो डबल शेप है वो बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ओके, सो यहां पे जाके इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो हमारे पास टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सवाल ये उन्होंने पूछा है कि अगर आप किसी मैस को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जाते हैं, तो अगेंस्ट ग्रेविटी में जो वर्क है वो नेगेटिव भी होगा। द आंसर इज यस, वर्क नेगेटिव होगा। लेकिन जो बात आप भूल रहे हैं वो बात ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव वर्क होता है। तो नेगेटिव वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो माइनस, और ये वर्क भी माइनस होगा, mgh, और माइनस माइनस प्लस तो mgh। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं तब हम यहाँ माइनस साइन नहीं लगाते, जिसका मतलब ये होता है कि वी नो कि पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की इंटरसेक्शन की बात नहीं है। ये बात नहीं है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करती है नहीं करती। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो एक खास शेप का नाम है, और दो चार्जेस या दो से ज्यादा चार्जेस या एक सिंगल चार्ज की वजह से वो जो एक खास किस्म की एक सरफेस बनती है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, हम उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, राइट। हम ये नहीं कह रहे कि जिस तरीके से मैं दो से ज्यादा चार्जेस लेकर आया था तो जो सरफेसेस बनी थी तो आपके ज़हन में आ रहा हो तो वो इंटरसेक्ट ना हो, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास कि वो शेप्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। आप कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल सरफेस में मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करता है। देखिए बात सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ये सारी बातें मैं आपसे पहले टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं। या तो आप लोगों ने उसको रिवाइज नहीं किया हुआ या समहाउ या आप उसकी वीडियो देख नहीं रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं और उसके जरिए सवाल कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि जब भी किसी भी पार्टिकल को आप फील्ड के अगेंस्ट मूव कराते हैं तो वो खुद मूव नहीं करता, हमें उसको मूव करवाना पड़ता है। जिस तरीके से मैंने कहा था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो नीचे की जाने में जा रही है, ऐसे जा रही है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो कोई भी मैस नीचे से ऊपर खुद नहीं जा सकता, तो फील्ड के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा। याद है मेरी बात, मैंने कहा था एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा। इसी बात को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो कोई चार्ज पार्टिकल उसके अगेंस्ट इस तरफ खुद नहीं आ सकता, उसके अगेंस्ट कौन लेकर आएगा? मैं लेकर आऊंगा एक्सटर्नल एजेंट, मैं लेकर आ गया उसको अगेंस्ट में। तो जब मैं उसको छोड़ूंगा तो फिर वो फील्ड उसको वापस लेके जाएगी वापस, फिर वर्क कौन करेगा? फिर फील्ड करेगी। और हमने ये पढ़ा कि एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वो वर्क पॉजिटिव होता है और फील्ड जो वर्क करती है वो नेगेटिव होता है। तो अब आपका जो सवाल है कि अगर चार्ज पार्टिकल सरफेस में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो सवाल ये है कि क्या एक्सटर्नल एजेंट उसको मूव करा रहा है या फील्ड मूव करा रही है? ये सबसे पहला पूछा जाने वाला सवाल है। अगर तो फील्ड मूव करा रही है तो फील्ड उस पर जो वर्क करेगी वो नेगेटिव होगा, और अगर हम उसको मूव करवा रहे हैं तो वो वर्क पॉजिटिव होगा, राइट। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो मूव कर रहा है तो कोई वर्क नहीं होगा, नो वर्क इक्विपोटेंशियल सरफेस में। क्या ये बात समझ में आ गई? आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको?